इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? ये सोशल मीडिया पे या इस तरह की जो डाइट्स वगैरह को देखते हैं, ये डाइट बिल्कुल फेक है। हर इंसान पर इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क भी नहीं करती। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मिथ्स क्या क्या बनी हुई हैं? ना आपके पास एनर्जी होगी, इसकी वजह से साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी आएंगे, मूड स्विंग्स। शादी से पहले अगर कोई लड़की इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहे, मैं कभी ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगी। आप अंडरवेट हो सकते हैं। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं, एक टाइम के बाद आपकी बॉडी उसके साथ रिएक्ट करना छोड़ देती है और आपकी बॉडी जो है वो स्टक हो जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? क्या आप जानते हैं कि इस फास्टिंग के अंदर आपको किस टाइम स्लॉट के अंदर फूड को कंज्यूम करना है और किस टाइम स्लॉट को फास्टिंग में गुजारना है? इंटरमिटेंट फास्टिंग को कैंसर प्रिवेंशन फास्टिंग क्यों कहा जाता है? इस बात में कितनी हकीकत है? क्या ये वाकई कैंसर के पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल है? इंटरमिटेंट करते हुए आप कितने टाइम के अंदर अपना वेट लूज कर सकते हैं? तो ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर आयशा सिद्दीका मौजूद है, तो पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो आयशा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो आज का जो पहला सवाल है वो यही है कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? कि जैसे इसके नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि फास्टिंग यानी एक ऐसी डाइटरी पैटर्न है कि जिसके अंदर आपको कुछ देर के लिए भूखा रहना होगा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है कि आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम स्लॉट के लिए जो है वो अपने फास्टिंग मोड में जाना होगा और बाकी जितना टाइम होगा उसमें आपको रूटीन से जिस तरह जो डाइट है वो लेनी होती है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग में यूजुअली होता ये है कि इसके अंदर आपने इस चीज़ के बजाय कि आपने क्या खाना है, आपको इस चीज़ पे फोकस करना होता है कि आपने किस टाइम खाना है और कितने टाइम के लिए खाना है। तो ये इसकी एक बेसिक जो थंब रूल है ये इसका होता है और इसी बेसिस के ऊपर इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो किया जाता है। ठीक है आयशा, तो मुझे ये बताएं कि ये ट्रेडिशनल डाइट से मुख्तलिफ कैसे होती है? मतलब अगर हम देखें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में और ट्रेडिशनल डाइट में क्या डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? देखिए, इसका अगर हम डिफरेंस देखते हैं एक्चुअल फास्टिंग से, अगर हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं और ट्रेडिशनल फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग का डिफरेंस चेक करें, तो जो ट्रेडिशनल फास्टिंग है उसके अंदर एक तो टाइम स्लॉट थोड़ी कम होती है और इसके अलावा ये होता है कि उसके अंदर आप जो है वो एक पूरे दिन के लिए आपके पास एक टाइम होता है कि आपने उस टाइम के अंदर जो है वो कुछ भी खाना पीना नहीं होता, इवन आपने कुछ पीना भी नहीं होता, पानी भी नहीं पीना होता और आपने उस टाइम स्लॉट के अंदर जो है वो कम्प्लीटली फास्टिंग मोड में रहना होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये होता है कि वो चीज़ जो है वो कुछ स्पेसिफिक डेज़ के लिए आपको कंटिन्यूसली फॉलो करनी होती है। लेकिन अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में देखते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये होता है कि इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से टाइम स्लॉट चेंज कर सकते हैं और उसके अलावा सबसे मेन डिफरेंस ये होता है इन दोनों फास्टिंग की टाइप्स में कि इसमें आप पानी पी सकते हैं, आप इवन ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, टी पी सकते हैं, लेकिन आपको खाना नहीं खाना होता। तो ये इसका एक बेसिक डिफरेंस होता है अगर हम ट्रेडिशनल फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग को देखते हैं। और इसके अलावा इसकी जो टाइम स्लॉट्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। उसके अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, तो वो अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू पर्सन ये वेरी करती हैं कि कौन बंदा किस तरह की फास्टिंग जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, आपने बात की कि इसमें भी आगे टाइप्स हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप वो टाइप्स भी थोड़ी सी एलैबोरेट कर दें ताकि जो ले मैन है, जो भी हमारी पॉडकास्ट देख रहा है, उसको समझ आ सके कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ये चीज़ है और मैंने इस टाइप को फॉलो करना है। अच्छा, जो इसमें सबसे कॉमन टाइप है, जो एक एवरेज एक इंसान जिसको कि कोई भी किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो जस्ट उसको एक कह लें कि आप बेसिक जो उसका गोल है वेट लॉस है, उसके लिए इसको फॉलो करना चाह रहा है, तो उसके लिए जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो कॉमन टाइप है वो है 16/8 की विंडो में, यानी आपने 16 आवर्स तक जो है वो भूखा रहना होता है और 8 आवर्स के दरमियान आपने जो है वो अपनी रूटीन की मील लेनी होती है। ठीक है, और रूटीन में आपने जो है वो 8 आवर्स में जो है वो 2 मील्स लेनी होती है और वो 2 मील्स आप किसी भी तरह की ले सकते हैं। उसके अंदर आपको ये भी नहीं देखना होता कि आप क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती उसके अंदर। इसके अलावा कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की कि जिसके अंदर आपने जो है वो पूरा दिन कुछ भी नहीं खाना होता और आपने जस्ट 1 to 2 आवर्स की जो है वो एक स्लॉट रखी होती है जिसमें आप कुछ खा पी सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक कह लें कि एक्सटेंसिव टाइप होती है और वो कम लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। तो जो कॉमन टाइप है, जो एवरेज पर्सन जो उसको फॉलो कर सकता है, वो 16/8 की ही विंडो में हो सकता है और वो ईज़िली फॉलो भी की जा सकती है और इसके अंदर हर तरह की जो है वो आप डाइट भी ले सकते हैं। इवन
इवन आप उसके अंदर अगर कुछ चीट मील्स भी लेना चाहते हैं तो वो भी लिए जा सकते हैं। सीरियसली, यानी वो जो 8 घंटे आपने खाना है वो बेशक आप जंक फूड भी खा लें, आप पिज़्ज़ा बर्गर्स भी खा लें, और बाकी 16 घंटे की अगर आप फास्टिंग करते हैं तो इट्स ओके। इट्स ओके, लेकिन अगर आपने जंक फूड या पिज़्ज़ा बर्गर खाना है तो उसका एक नॉर्मल डाइट में भी और इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों में ये रूल होता है कि आपने जस्ट 1 मील लेना होता है। ये नहीं कि आप पूरा दिन बर्गर या पिज़्ज़ा या इस तरह की चीज़ें खाते रहें, या आप जो 8 घंटे हैं उसमें कंटिन्यूसली यही चीज़ें खाते रहें। तो वो आप कोई एक मील अगर आप लेना चाह रहे हैं उन 8 घंटों के दौरान, जैसे अब मैंने आपको बताया कि उन 8 घंटों में आपको रूटीन में 2 मील्स जो है वो लेने होते हैं। तो उन 2 मील्स में से अगर एक मील आप कुछ खा लेते हैं, कोई पिज़्ज़ा बर्गर जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में रहकर, तो इट्स ओके, आप वो खा सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होता। क्योंकि आप 16 आवर्स की ऑलरेडी जो है वो फास्टिंग कर रहे होते हैं, तो वो उसकी वजह से जो है वो कवर अप हो जाती है चीज़ें। ठीक है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को रोज़े के साथ बहुत कनेक्ट किया जाता है, तो आप मुझे इसका ओरिजिन बताइएगा। देखिए, रोज़े जब अगर हम अपने दीन की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, तो ज़ाहिर है उसके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से जो है हमें एक ऑटोमेटिकली, अगर हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं भी करते तो हमें वैसे ही अल्लाह की तरफ से जो है वो साल में एक दफ़ा मौका मिल जाता है कि हम फास्टिंग मोड में आ जाते हैं। और उसका मकसद जहाँ सवाब की नीयत होती है, वहाँ अगर हम लोग इस तरह से हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि जो पूरा साल आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिन्स पैदा हो चुके होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा होने के चांसेस होते हैं ड्यू टू किसी भी रीज़न के, मतलब कोई भी रीज़न हो सकती है कि उसकी वजह से वो बीमारियाँ आपकी बॉडी में जो है जनरेट कर रही हैं, कोई बैक्टीरियाज़ हैं, कोई भी ऐसे इश्यूज़ हैं, उनको रिज़ॉल्व करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो हमें ज़ाहिर है 1 महीना मिलता है कि उसमें हम फास्टिंग जो है वो करते हैं। तो ऑब्वियसली ये ओरिजिनेट तो वहीं से हुई है, और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो हमारे मज़हब में ऑलरेडी ये चीज़ जो है वो फॉलो की जा रही है, तो ओरिजिनेट वहीं से हुई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स इसको मॉडिफाई किया गया है डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के हिसाब से और डिफरेंट पैटर्न्स के हिसाब से इसको हम लोगों ने मॉडिफाई कर लिया है कि हम उसको अपनी मर्ज़ी से जो है वो इस तरह से फ़ॉलो कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली ये ओरिजिनेटेड जो है वो इस्लाम से ही है और हमारे मज़हब से ही ओरिजिनेट हुई हुई है। और जैसे हमारे मज़हब में इस चीज़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे बताए गए हैं, वैसे ही अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। चलें, अब बेनिफिट्स की बात की है तो मुझे ये बता दें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की कौन से फ़ायदे हैं और किस तरह आम इंसान इसको जो है वो अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कर सकता है। बेसिकली वैसे तो लोग यूजुअली इसको वेट लॉस के लिए ही फॉलो करते हैं, और वेट लॉस के लिए इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि ये एक ऐसा वे है वेट लॉस का कि जिसमें आप रैपिड वेट लॉस कर सकते हैं और इजीली भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। दीगर जितनी भी डाइट्स हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की डाइट्स होती हैं जो आप देखते हैं, कुछ कीटो डाइट है या मज़ीद जितनी भी डाइट्स हैं, वो बाज़ औक़ात आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो है वो छोड़ देती है, कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है बॉडी पे अगर आप उसको लॉन्ग टर्म भी यूज़ करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसी टाइप है फास्टिंग की, एक ऐसा टाइप है वेट लॉस का कि जो बहुत ज़्यादा सेफ़ कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, इसमें किसी किस्म के हेल्थ इश्यूज़ का रिस्क जो है वो ज़्यादा नहीं होता, तो इसीलिए इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। अब बेनिफिट्स की बात करें, नंबर 1 ऑन टॉप तो यही है कि इसमें आप जो है वो अपना एक्सेसिव वेट लूज़ कर सकते हैं, जो आपका गैर ज़रूरी वेट है वो आप आसानी से लूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये हार्ट हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। जो हमारे हार्ट के हेल्थ में जो कोलेस्ट्रॉल के जो इश्यूज़ हो जाते हैं कुछ लोगों को, वो बहुत ज़्यादा ईज़िली रिज़ॉल्व करते हैं। इसके अलावा ये हमारे लिए जो है वो हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। अगर स्टमक के लोगों को इश्यूज़ रहते हैं, ऑन एंड ऑफ उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ जो है वो फेस करना पड़ रहे हैं, तो अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करता है तो उसकी वजह से उसके काफ़ी हद तक ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो सकते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए, और हमारी बॉडी के अंदर अगर किसी किस्म के कोई बैक्टीरिया की प्रोडक्शन हो रही है तो उसको रिमूव करने के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आयशा, मुझे ये बताइएगा कि लेट्स सपोज अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी एक टाइम पे सोचा कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूं। उसमें मैं ये करती थी कि 9 बजे के बाद तो कुछ नहीं खाती थी, लेकिन जैसे ही सुबह के 10-11 बजते थे, रात 9 बजे के बाद नहीं खाती थी, सुबह 10-11 बजते थे तब मैं प्रॉपर पराठे का नाश्ता करती थी। तो क्या ये चीज़ें मतलब ठीक है कि उसमें भी हमने फ़ूड को स्पेसिफ़िक करना होता है कि जिस टाइम पर आप खा रहे हो उस टाइम पर ये फ़ूड आप खाओ और ये फ़ूड आप मत खाओ?
नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग में एज़ सच उस तरह के स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते। इसमें आप ले सकते हैं, जो भी आपकी डिमांड हो वो आप ले सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है, जैसे मैंने पहले कहा कि एक अगर आपने मील्स लेने हैं, 2 मील्स लेने हैं एटलीस्ट, जो कि आप शॉर्ट मील्स होंगे, ज़ाहिर है ये छोटी स्लॉट है, उसके अंदर आप इतने बिग मील्स ले भी नहीं सकते। तो अगर आप छोटे-छोटे 2 मील्स भी ले लेते हैं, तो उसके अंदर आपने बस ये देखना होता है कि आपकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डाइट ना हो, ये ना हो कि आप उस 8 घंटे के अंदर जो आपने खाना खाना है, उसमें आप 2 से 3 पराठे खा लें, उसमें आप 4 पिज़्ज़ाज़ खा लें और 5 बर्गर्स खा लें, इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, लिमिटेड क्वांटिटी में रहते हुए आप इसको कंज़्यूम कर सकते हैं और कोई भी चीज़ ले सकते हैं। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक प्लस पॉइंट है, इसमें आपको स्पेसिफ़ाई नहीं होना पड़ता। इसके अंदर आपने जो रूटीन की डाइट है, वो आप ज़रूर ले सकते हैं। और रूटीन की डाइट में अगर हम हेल्दी डाइट को ज़्यादा फोकस करें, अब हेल्दी डाइट क्या है? हेल्दी डाइट के अंदर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसके अलावा आपकी चिकन, मटन या इस तरह के जितने भी पोर्शंस हैं वो ज़रूर होने चाहिए इसके अंदर। ग्रेन्स में दालें आ जाती हैं, वो शामिल कर सकते हैं, जो भी रूटीन का खाना है। अब ये एक ऑब्वियसली एक लेमैन भी समझ सकता है, हर इंसान को पता है कि क्या चीज़ हेल्दी है और क्या चीज़ हेल्दी नहीं है। तो ऑप्शंस उसमें से आपने खुद चूज़ करनी है, लेकिन आप ले सब कुछ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर आपसे मैं पूछूं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक लाइफस्टाइल है या इसको आप टेम्परेरी डाइट के तौर पे लेती हैं? लाइफ़स्टाइल नहीं है। लाइफ़स्टाइल इसलिए नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है ये एक चीज़ आप कंटिन्यूअसली फ़ॉलो नहीं कर सकते। फ़ास्टिंग मोड में आप हर वक्त नहीं रह सकते। और लाइफ़स्टाइल में अगर हम देखते हैं तो लाइफ़स्टाइल एक नॉर्मल पर्सन, एक हेल्दी पर्सन का लाइफ़स्टाइल देखें तो उसमें 3 मील्स अ डे है। यानी आपको 3 मील्स लेने ही हैं हर दफ़ा। और अगर आप फ़ास्टिंग को देखते हैं तो फ़ास्टिंग में इस तरह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। तो इसीलिए ये एक लाइफ़स्टाइल तो नहीं बन सकता। हाँ, अलबत्ता इसको आप थोड़ा लॉन्ग टर्म वे में यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस, यानी इसके किसी किस्म के नेगेटिव इम्पैक्ट से अगर आप जो है वो देखते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो नहीं हो रहे इसके, तो इसकी वजह से आप इसको लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये एक लाइफ़स्टाइल नहीं है। लाइफ़स्टाइल यही है कि सुबह आप मॉर्निंग में उठें, आप ब्रेकफ़ास्ट करें, उसके बाद आपके स्नैक्स होने चाहिए, फिर लंच हो और उसके बाद फिर आपका एक स्नैक टाइम होता है जिसको हम यूजुअली टी टाइम के तौर पे भी देखते हैं, फिर आपका डिनर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में शामिल होनी चाहिए। ये लाइफ़स्टाइल नहीं है, इसको आप एक फ़िक्स टाइम स्लॉट के लिए बस इसको फ़ॉलो करके आपको गैप लेना ही होता है, आपको उसको छोड़ना ही होता है। अच्छा, आप क्या कहती हैं कि अगर 1 साल के अंदर कोई भी इंसान इंटरमिटेंट फास्टिंग को अडॉप्ट करना चाहता है, तो वो कितने मंथ्स करे, उसके बाद कितना ब्रेक ले और दोबारा से उसको कंटिन्यू कर ले? ये डिपेंड करता है कि आपको ज़रूरत कितनी है। अब जैसे बताया कि हम इसको ज़्यादातर वेट लॉस के लिए यूज़ करते हैं। तो अब आप देखें कि आपका टारगेट क्या है, आपने अपना टारगेट कितना अचीव कर लिया है और अब आपको मज़ीद कितना और टारगेट अचीव करना है। एक ये चीज़, और सेकेंडली बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बॉडी इसके अगेंस्ट रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। जैसे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं, एक टाइम के बाद आपकी बॉडी उसके साथ रिएक्ट करना छोड़ देती है और आपकी बॉडी जो है वो स्टक हो जाती है, वेट स्टक हो जाता है। आपको खुद ही फील होना स्टार्ट हो जाता है कि जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो पैटर्न अब मज़ीद उतना बेनिफिशियल नहीं रहा। तब आपको ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। तब आप ब्रेक ले लें, और ये आप जो है वो 1 हफ़्ते के बाद भी हो सकता है, 1-2 हफ़्ते के बाद भी हो सकता है, 15 दिन के बाद भी, 1 महीने के बाद भी ऐसा हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि 1 महीने से ज़्यादा इसका जो है वो ड्यूरेशन ना लेके जाएं। लेकिन यूजुअली 1 महीने तक जो है वो आपको फ़ील होना स्टार्ट हो जाता है कि अब आपको ब्रेक चाहिए, और अब ब्रेक के बाद आपको दोबारा फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आना है। और उस ब्रेक में आपको रेगुलर डाइट लेनी है। रेगुलर डाइट में फिर यही होता है कि जब आप ब्रेक में आते हैं तो फिर आपको अपनी जो है वो डाइट को थोड़ा सा स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आपने कौन सी डाइट लेनी है। आपको फ्राइड आइटम्स जो है वो टोटली अवॉइड करने हैं, आपको जंक फूड टोटली अवॉइड करना है, आपको अपनी डाइट जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में लेनी है। तो तब आपको अपनी डाइट को थोड़ा सा स्पेसिफाई करना पड़ता है ताकि आप ट्रैक पे ही रहें। और ये काइंड ऑफ ऐसे ही होता है कि जैसे आप अपनी बॉडी को स्लाइड सा डिच करा रहे होते हैं कि आप उसको ये शो कर रहे हैं कि इट्स ओवर नाउ, अब आप फास्टिंग मोड में नहीं है। उससे क्या होता है कि आपको वेट जो है वो थोड़ा सा गेन होता फील होता है। एक टाइम आता है कि आपने जो वेट लूज़ किया होता है उसमें आपको वेट थोड़ा सा गेन भी होता है उस ब्रेक में। उसके बाद जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग दोबारा स्टार्ट करते हैं तो फिर आप उस फेज़ में, जब उस मोड में जाते हैं फास्टिंग मोड में, तो फिर आपका वेट
ईज़िली वापस आना स्टार्ट हो जाता है। अब मुझे आप ये बताइएगा आयशा कि अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद अगर आप ब्रेक ले भी रहे हैं तो वो कितने ड्यूरेशन का ब्रेक हो, लाइक 1 मंथ मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली, उसके बाद मैं 15 दिन का ब्रेक लूँ, 20 डेज़ का ब्रेक लूँ और उसके बाद दोबारा उससे स्टार्ट कर लूँ, कि अगर 1 मंथ की मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की है और फिर अगला मंथ मैं पूरा ब्रेक में गुजारूँ एंड देन 1 मंथ के बाद मैं उसे स्टार्ट करूँ? ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। 15 दिन का ब्रेक इनफ है। अगर 15 दिन से ज़्यादा का ब्रेक भी अगर आप ले लेते हैं, 1 महीने का ब्रेक भी ले लेते हैं तो भी इनफ है। फिर वही बात आ जाती है कि आपके गोल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है, उसने अपना गोल बनाया है कि उसका वेट 65 केजीज़ तक होना चाहिए और उसका अभी करंट वेट 85 केजीज़ है। उसने 85 से 65 पर आना है और 85 से 65 पर आने के लिए उसने 1 महीना इंटरमिटेंट फास्टिंग की है। 1 महीना इंटरमिटेंट फास्टिंग से उसने 5 to 6 केजीज़ वेट लूज़ कर लिया। अब उसके बाद उसका वेट लूज़ नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि उसको अभी मज़ीद वेट तो लूज़ करना है लेकिन वेट स्टक हो गया है, अब बॉडी रिस्पॉन्ड करना छोड़ गई है। तब क्या होगा कि वो 15 दिन की या फिर उससे ज़्यादा 20 दिन की मैक्सिमम जो है वो ब्रेक ले और उसके बाद दोबारा इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर दे। अगर तो बॉडी ने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया और वेट डाउन होना शुरू हो गया तो फिर आप उस इंटरमिटेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर आपको अपना ब्रेक जो है वो मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा। फिर आपको मज़ीद 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते तक जो है ब्रेक मज़ीद लेना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये आप परमानेंट नहीं लेके जा सकते। बस इस तरह है कि आप ब्रेक लें, फास्टिंग करें, ब्रेक लें, फास्टिंग करें, इस तरह से ही आप लेके चल सकते हैं इसको। ठीक है, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या सजेस्ट करती हैं कि जब आप फास्टिंग कर रहे हो तब आप ये फूड खाएं ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में, व्हाटएवर, और ये फूड से आप अवॉइड करें? हेल्दी फूड आइटम्स अगर देखते हैं तो हेल्दी फूड आइटम्स में एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी है कि वो डेली बेसिस पे फ्रूट की इंटेक लाजमी करें। अब आपके पास जो भी विंडो आई है, जैसे अगर आपने कहा, हमने देखा कि आपने 8 आवर्स की विंडो रखी है और उसमें आपने खाना खाना है, उसमें आपके फ्रूट की इंटेक लाजमी होनी चाहिए। अब वो किसी भी टाइम हो सकती है, यानी अगर आपने 2 मील्स लिए हैं तो आप 2 मील्स के दरमियान में एक स्लॉट रख लें और उसके अंदर आप जो है वो 1 to 2 फ्रूट्स ले लें। कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आपको कोई किसी किस्म की कोई इशू नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो आप इजीली कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। 1 to 2 एनी सीजनल फ्रूट आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन की इंटेक हम देखते हैं तो प्रोटीन के अंदर अंडा लाजमी होना चाहिए। किसी भी फॉर्म में लिया जा सकता है, बॉयल्ड एग लिया जा सकता है, ऑमलेट लिया जा सकता है, फ्राइड लिया जा सकता है। अंडा लाजमी हो और उसके साथ आप चिकन और मटन वगैरह के जो भी कोई अगर रूटीन में, जैसे हमारे घरों में सालन वगैरह बनते हैं या उसके कोई कबाब वगैरह बनते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, तो वो आप लाजमी उसके अंदर कंज्यूम करें। फिर उसके बाद आता है वेजिटेबल कंटेंट। ठीक है, वेजिटेबल में रॉ वेजिटेबल्स जो हैं वो मोस्ट रिकमेंडेड होती हैं क्योंकि उसमें फ़ाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और उससे क्या होता है कि आपकी जो कैलोरीज़ हैं वो यूजुअली मैनेज्ड रहती हैं। आपको ये ओवर ईटिंग करने का या फिर बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होने का जो है वो इशू नहीं होता और आप इजीली अपनी कैलोरीज़ को मेंटेन कर लेते हैं। तो इट्स बेटर कि फ्रूट्स लाजमी शामिल करें, रॉ वेजिटेबल सैलड लाजमी शामिल करें और प्रोटीन की इंटेक लाजमी करें ताकि अगर कोई मसल लॉस हो भी रहा है तो वो उसके साथ साथ रिकवर होता जाए। अच्छा, इस फास्टिंग में मुझे ये बताएं कि एनर्जी लेवल लो होने के चांसेस होते हैं? एनर्जी लेवल लो होने के बिल्कुल चांसेस होते हैं, जैसे हमारी ट्रेडिशनल फास्टिंग में भी ऐसे ही होता है। तो उसको रिकवर करने के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ट्रेडिशनल फास्टिंग में करते हैं कि हमारी सहरी के अंदर जो है वो फूड आइटम्स हों जो हमें एंड तक, जो भी हमारी टाइम स्लॉट है उस तक हमें एनर्जी हमको बूस्ट अप रखें। उसके लिए जो आपकी विंडो है जिसमें आपने खाना खाना है, उस टाइम स्लॉट के अंदर आप वही फूड आइटम्स जो है वो कंज्यूम करें ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको बाकी के दिन में एनर्जेटिक रखें। जैसे कौन सी फूड आइटम्स? उसमें हम डेट्स ले सकते हैं, उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स की जो कंजम्पशन है उसको आप हैंडफुल तक ही बस लिमिटेड रखें ताकि आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी ना लें आप उसकी वजह से, और ना ही आपको जो है वो ये हो कि आपने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली है क्योंकि उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। नट्स जो है वो बज़ाहिर दिखने में लगता है कि वो बहुत एक जो है वो मामूली सी चीज़ है और उसको खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसको ओवर कंज्यूम कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपका वेट जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, ज़्यादा गेन हो जाता है। तो आप हैंडफुल ऑफ नट्स ले लें और इसके अलावा आप दूध की इंटेक ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने प्रोटीन का बताया तो प्रोटीन की वजह से भी काफ़ी हद तक जो है वो आप एनर्जेटिक रह सकते हैं थ्रू आउट द डे।
जो आपकी बिल्कुल टाइम ठीक स्लॉट। है, बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, तो क्या वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं? डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हैं वो कर सकते हैं, बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि उनकी मेडिकल कंडीशन किस तरह की है। अगर उनकी शुगर जो है वो यूजुअली कंट्रोल्ड है, वो इंसुलिन पर हैं, तो उनको अपनी इंसुलिन की टाइमिंग्स को उसके हिसाब से मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम रूटीन में फास्टिंग करते हैं तो उसके अंदर हम यही करते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि वो जब अर्ली मॉर्निंग सहरी करें तो उस वक्त वो इंसुलिन की कंजम्पशन ना करें। जैसे अगर 2 टाइम लोग इंसुलिन लगाते हैं तो वो उस टाइम इंसुलिन ना लगाएं और अपनी मेडिसिन वगैरह जो हैं वो कोशिश करें कि उस टाइम पे शुगर की मेडिसिन ना लें, ताकि उनकी शुगर लेवल्स जो है वो पूरा दिन जो है वो लो ना हो। उसकी वजह यही होती है कि जब इंसुलिन लगा लेते हैं तो पूरा दिन आप जब भूखा रहते हैं तो वो इंसुलिन जो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड ग्लूकोज होती है उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देती है, और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि आपको जो है वो फेंटिंग वगैरह और इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इंसुलिन जो है अगर आप इस मोड में जा रहे हैं तो मॉर्निंग में ना लगाएं, और जब आपने अपनी जो है वो फास्टिंग को ख़त्म करना है, उस मोड को ख़त्म करना है, तो उस वक्त आप अपने इंसुलिन लगा लें। बट कोशिश ये की जाती है कि जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, जिनको किसी किस्म का कोई हेल्थ डिसऑर्डर नहीं है, कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, वो ही इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करें। और बाकी जो लोग हैं जिनको इस तरह के इश्यूज़ हैं, उनके लिए अगर बहुत ज़्यादा ऐसा कोई कंडीशन आ जाती है कि अब जो है वो नागुज़ीर है और उनको वेट लूज़ करना है, तो फिर हम दूसरी स्ट्रेटजीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं रादर दैन इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसमें क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं? उसमें एक्सरसाइजेस इन पे फोकस किया जाता है, वो करवाई जाती है। इसके अलावा उनकी जो कैलोरीज़ हैं उनको रेगुलर डाइट के अंदर ही इस तरह से मैनेज करवाया जाता है कि उनका वेट लूज़ हो जाए। जैसे हम रूटीन की डाइट ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ले रहे हैं, उन्हीं की कैलोरीज़ को इस तरह से मेंटेन किया जाए कि उनकी शुगर लेवल्स भी डिस्टर्ब ना हो, इंसुलिन का भी कोई मसला ना हो और उनका वेट भी लूज़ हो जाए इजीली। तो इस तरह से उनको वेट ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से क्या आपके स्टमक पे भी कोई असर आता है? बिल्कुल आता है। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो वो लोग जिनको स्टमक के इश्यूज़ रहते हैं, स्पेशली जैसे गट का इशू है, जैसे एसिड रिफ्लक्स होता है, खाना खाने के बाद जो है वो खाना ऐसे लगता है कि जैसे बाहर की तरफ आ रहा है, नौजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, जिनको स्टमक की पेन रहती है, कॉन्स्टिपेशन जिनको रहती है, डायरिया रहता है, ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। उससे क्या होता है कि जब आपका स्टमक इस तरह से इश्यूज़ में होता है, कोई उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी किसी किस्म का इश्यूज़ फेस कर रहे होते हैं स्टमक, तो उस दौरान आपके स्टमक को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होती है। ठीक है, उस ब्रेक के अंदर जो है वो स्टमक अपने आप को हील करता है, रिकवर करता है, और फिर आपके जितने भी स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू रेगुलर डाइट के ईज़िली रिजॉल्व हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपकी कंडीशन क्या है। जैसे अगर हम फास्टिंग में भी देखते हैं तो फास्टिंग के अंदर भी जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी हद तक बूस्टअप हो जाता है। उसकी वजह से स्टमक से रिलेटेड जिनको इश्यूज़ ऑलरेडी चल रहे होते हैं वो भी रिजॉल्व होते हैं, और मज़ीद फर्दर जो भी इश्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक प्रिवेंट किए जा सकते हैं स्टमक रिलेटेड। बिल्कुल ठीक है। तो अगर कोई टीन एज में ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहे तो क्या वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो किस लिए कर रहा है, उसकी कंडीशन क्या है, उसका वेट क्या है। यूजुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग को मैं अगर देखूं तो मैं उस तरह से रिकमेंड करती हूं कि अगर वो लोग जो रेगुलर डाइट से वेट लूज़ नहीं कर पा रहे होते उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग रिकमेंड किया जाता है। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर कोई करना चाहता है तो उसके पीछे रीज़न आपका वेट, अगर वेट काफ़ी ज़्यादा है तो तभी आप कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। बेसिक और मेन गोल तो यही है। ठीक है, क्योंकि ये आपके वेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अगर आपकी वेट लूज़ नहीं हो रहा, वेट स्टक हुआ है, आप रेगुलर डाइट फॉलो कर रहे हैं और आपका वेट बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा और आप वेट वहीं पे स्टक के साथ जो है वो आप देख रहे हैं कि आपका वेट बिल्कुल भी लूज़ नहीं हो रहा, तो आप इस सिलसिले में इंटरमिटेंट फास्टिंग को कर सकते हैं फॉलो। फिर सेकेंडरी जो रीज़न्स आ जाती हैं, जो हमारे मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, जैसे स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ की मैंने बात की, या फिर आपको कोई और हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करना है तो तब भी किया जा सकता है। लेकिन बेसिक मेन चीज़ और मेन जो उसका गोल है वो यही होता है कि हम वेट को देखते हैं कि अगर आपका, क्योंकि अगर आपका वेट एक्सेसिव होगा, ओवर वेट होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकल डिजीज़ या डिसऑर्डर्स जो है वो फेस करना पड़ेंगे। तो अगर आपका वेट कंट्रोल्ड होगा
तो ऑटोमेटिकली जितनी भी इश्यूज़ हैं वो भी आपके कंट्रोल रहेंगे, आप उनको प्रिवेंट कर सकेंगे और जिनको ऑलरेडी चल रहे हैं ये इश्यूज़ वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। तो बेसिक मेन गोल जो है वो यही होना चाहिए कि आप अपने हेल्दी वेट पर हों और आपकी डाइट जो है उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हेल्दी फूड आइटम्स जो है वो एडेड हो, तो ऑटोमेटिकली आप जितनी भी डिजीज़ हैं उनको प्रिवेंट कर लेंगे। आप क्या सजेस्ट करती हैं कि किस एज ग्रुप से, मतलब 25 के बाद अगर कोई भी करना चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग तो वो आराम से कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मैंने जैसे बताया कि ये सेफ़ है, इसमें साइड इफ़ेक्ट्स या मुख्तलिफ़ किस्म के कॉम्प्लिकेशंस होने का ख़तरा जो है वो काफ़ी कम होता है। तो इट्स सेफ़ टू यूज़। आप किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है या वेट लॉस है तो आप किसी भी एज ग्रुप के हों, आप इजीली उसे फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और मुझे ये भी साथ बताइएगा आयशा कि अगर वेट लूज़ तो चलो एक और चीज़ है ना, अगर कोई 25 में सिर्फ इस वजह से करना चाहता है कि भाई मैं अपना लाइफस्टाइल मेंटेन रखना चाहूँ, मैं अपने खाने को थोड़ा कंट्रोल करूँ कि मुझे बुढ़ापे में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो या आफ्टर 30s उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो क्या उस इंसान को ये करनी चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आप उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम कर सकते हैं। आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए फ़ॉलो करना है तो फिर आप उसको 2 वीक्स तक फ़ॉलो करके उसके बाद आप 2 वीक्स का मज़ीद गैप ले सकते हैं और फिर फर्दर 2 वीक्स के लिए आप इसे फ़ॉलो कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है वो काफ़ी हद तक अपने हेल्थ इश्यूज़ को जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। और अगर आपको वेट का इशू नहीं है, आप सिर्फ इसीलिए इसको फ़ॉलो कर रहे हैं कि आपके लाइफ़स्टाइल जो है वो मेंटेन रहे, तो आप उसको सेफली फॉलो कर सकते हैं। किसी भी कॉमन पर्सन के लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं कि एक साल में उसको कितने मंथ्स इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए? किसी भी कॉमन पर्सन के लिए अगर तो वो हेल्थ इश्यूज़ के लिए कर रहा है सिर्फ, उसका और कोई गोल नहीं है, कोई और मेन जो है वो उसका टारगेट नहीं है, तो वो 2 to 3 टाइम्स तक जो वो कर सकता है। मतलब आप 1 मंथ तक जो है उसको कंटिन्यूसली फॉलो करें और उसके बाद छोड़ दें, फिर उसके बाद आप एक दफ़ा दोबारा कर सकते हैं और इस तरह आप 2 to 3 टाइम्स तक जो उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हमने फ़ायदों की तो बात कर ली, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ये फ़ायदे होते हैं, तो अब हम मुझे ये भी बताएं और हमारी ऑडियंस को भी बताएं कि भाई इसके नुकसानात क्या हैं? नुकसानात ये हैं कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, लॉन्ग टर्म फॉलो करते हैं, जैसे मैंने बताया कि हमें ब्रेक लेना ज़रूरी है, हम इसको लॉन्ग टर्म नहीं लेके जा सकते क्योंकि ये लाइफ़स्टाइल नहीं है, ये एक टेम्परेरी डाइटरी पैटर्न है जिसको हमें फ़ॉलो करना है। तो अगर हम इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो इसके अंदर ये हो सकता है कि आपकी एनर्जी लेवल्स जो हैं, बजाय इसके कि आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो मेंटेन रहें, वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा यही बात कि आपका वेट जो है, फिर वही वेट पे बात आ जाती है कि वेट आपका जहाँ हेल्दी लेवल पे जो है मेंटेन रहना होता है वो उससे डाउन हो सकता है, आप अंडर वेट हो सकते हैं। इसके अलावा आपके जो है वो एनर्जी लेवल्स के साथ साथ आपके स्टमक के इश्यूज़ जो हैं वो बजाय सॉल्व होने के बाज़ औक़ात कुछ सिचुएशंस के अंदर जो वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप उसको किस लिए फ़ॉलो कर रहे हैं और आपने ये देखना है कि आपका जो मेन टारगेट है या आपका मेन गोल है, अगर वो अचीव हो गया है तो आपको उसको फ़ौरी तौर पे ब्रेक लेनी है, आप इसको लॉन्ग टर्म फ़ॉलो नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। तो इस फास्टिंग से क्या हमारे माइंड पे भी कोई असर होता है, मतलब हमें क्लैरिटी में या फोकस में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है? बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोग, अब हमारी जैसे रूटीन की होती है, जैसे हम देखते हैं कि जो यूजुअली यंग जनरेशन्स हैं उनके बारे में अगर हम देखते हैं, यंग जनरेशन जो है उनकी डाइट और उनकी जो लाइफस्टाइल पैटर्न है वो इस तरह से होता है कि कोई डाइट का टाइम नहीं है, कुछ भी मिला तो वो खा लिया, स्लीप पैटर्न्स नहीं है या फिर कोई प्रॉपर वे में उनका लाइफस्टाइल नहीं चल रहा होता है। तो इस सारे सिनेरियो को अगर हम लोग देखते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और हम माइंड को इसके साथ अगर लिंक करते हैं तो माइंड का हेल्दी डाइट के साथ बहुत गहरा इफ़ेक्ट होता है, बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे तो हम अपने माइंड को भी हेल्दी रख सकते हैं, हेल्दी वे में उसको लेके चल सकते हैं और उसको जो उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं, जैसे हमने देखा कि ये एक काइंड ऑफ ये है कि आपकी बॉडी का एक रेस्टिंग मोड है जिसमें आपकी बॉडी जो है वो ना सिर्फ अपने मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करती है बल्कि और भी काफ़ी किस्म जो आपके इश्यूज़ हैं, आपके गोल्स हैं, उनको अचीव करने में आपको मदद करती है। उसके साथ साथ ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है और आपके माइंड को भी रिलैक्स करती है।
ठीक है, और आप पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जो है वो ज़्यादा जो है वो प्रोसीड करना स्टार्ट कर देते हैं। ज़ाहिर है जब आप हेल्दी चल रहे होंगे, आपकी लाइफ में बिल्कुल जो है वो पॉजिटिव जो हेल्दी चीज़ें हैं वो चल रही हैं, और आप उसको बिल्कुल एक प्रॉपर वे में, एक डिसिप्लिन वे में लाइफस्टाइल को लेके चल रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली माइंड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और आपकी ज़ाहिर फोकस में भी फ़र्क पड़ेगा, आपके जो रूटीन के टास्क हैं वो आप उसको ईज़िली कर सकेंगे। और इसके अलावा ये कि आप जो है वो मज़ीद फ़र्दर जितने भी आपके जो टास्क होंगे जिसमें आपकी माइंड की इन्वॉल्वमेंट होगी, जैसे स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ज़्यादा आसानी होगी कि वो फोकस करके अपनी पढ़ाई पे जो है वो कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पे जो है वो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अच्छा, ये बताएं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इतनी मशहूर क्यों है? बहुत हर इंसान से सुनते हैं कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग से बहुत इम्प्रेस है, बहुत इंस्पायर होता है। इसलिए है कि एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये सेफ़ टू फॉलो है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम लोग हैं जो इनको इसके साइड इफ़ेक्ट्स फेस करना पड़ते हैं। और सेकेंडली ये कि ईज़ी टू फॉलो है। जैसे हमने देखा कि हमारी ऑलरेडी प्रैक्टिस होती है, हम रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं तो उसकी वजह से हमें इसकी ऑलरेडी प्रैक्टिस होती है, तो इसीलिए काफ़ी लोग जो हैं वो इसको ईज़िली फॉलो कर लेते हैं। और यही वजह है कि लोग इसकी तरफ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि एक तो इसके फ़ायदे भी हैं और फिर ये सेफ़ भी है, और सबसे बड़ी बात कि ईज़ी भी है फॉलो करना, तो इस वजह से शायद ये मशहूर है बहुत ज़्यादा लोगों में। बिल्कुल ठीक है आयशा। शादी से पहले अगर कोई लड़की इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहे, लाइक 3-4 मंथ्स रेगुलर, तो क्या उसके लिए ये सेफ़ है हेल्थ वाइज? सेफ़ है, लेकिन उसको 3 to 4 मंथ्स रेगुलरली नहीं करनी चाहिए, कंटिन्यूसली नहीं करनी चाहिए। उसको दरमियान में 1-2 वीक्स की या 1 वीक की ब्रेक लेनी है। उसके बगैर अगर वो कंटिन्यूसली करेगी तो फिर इसके जो है वो आपने जैसे बताया कि कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि एनर्जी ड्रेन आउट हो जाना, ये सब वो फील कर सकती है। तो ब्रेक्स लेके आप 3 to 4 मंथ्स तक इसको कर सकते हैं, मतलब आप 1 मंथ तक करें, उसके बाद आप 1 to 2 वीक्स की ब्रेक लें, और उसके बाद आप मज़ीद इसको कंटिन्यू कर सकते हैं इजीली। बिल्कुल ठीक है। और अगर शादी के बाद कोई करना चाहे, लाइक शादी के बाद एकदम फीमेल्स का या मेल्स का वेट जो है वो काफ़ी पुट ऑन हो जाता है, तो अगर वो शादी के बाद कोई ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहे फॉर वेट लॉस, तो उसे क्या करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर वो अपनी रूटीन को ईज़िली मैनेज कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, कोई ऐसा उसमें इशू नहीं होता। और ना ही इसके अंदर कोई साइकोलॉजिकल इशू है या ना ही कोई ऐसा हार्मोनल इशू वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो कर सकते हैं। यानी कोई साइकोलॉजिकल बैरियर्स नहीं है इस फास्टिंग में? नो। और कोई हार्मोनल भी इम्बैलेंस नहीं होता? नो। ऐसा जो वर्किंग वुमेन है, ठीक है, उनको ऑब्वियसली काम का भी प्रेशर होता है, स्ट्रेस भी होता है, घर की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ये फास्टिंग करनी चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी कर सकती हैं। असल में इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में अगर हम देखते हैं ना, तो इसमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम क्यों हैं, ये इतनी कॉमन क्यों है, इजी टू फॉलो क्यों है, तो उसकी एक जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इसके अंदर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। जैसे आप कीटो डाइट देखते हैं तो उसमें आपने देखा है कि उसके अंदर जो हमारी डाइट है उसके अंदर स्पेसिफिकेशन आ जाती है कि आपको कुछ रिस्ट्रिक्टेड फूड आइटम्स लेने हैं और इसके अलावा आप बिल्कुल भी कुछ नहीं ले सकते। और जो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं, इसमें सिर्फ एक ये होता है कि टाइम स्लॉट जो है वो फिक्स्ड हो जाती है कि आपने इस टाइम तक से इस टाइम तक बस खाना खाना है और इसके अलावा आप कुछ खा नहीं सकते, पानी पी सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ केसेस में हम ब्लैक कॉफ़ी भी रिकमेंड करते हैं कि आप वो भी ले सकते हैं, नॉट ऑल द टाइम, लेकिन उसके भी कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स के साथ हम दे सकते हैं। तो इस मोड के अंदर इस इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यही है कि इसमें आपका कोई भी फूड ग्रुप मिसिंग नहीं होता। जैसे अगर हम लोग हेल्दी डाइट की बात करते हैं तो हेल्दी डाइट के अंदर हमारे 5 फूड ग्रुप्स आते हैं, जिसमें फ़ैट्स का ग्रुप होता है, उसके अंदर हम नट्स की बात करते हैं, ऑयल्स जितने भी हम यूज़ कर रहे हैं कुकिंग में, ऑलिव ऑयल है, ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ग्रुप आ जाता है। फिर इसके अलावा हमारा प्रोटीन का ग्रुप आ जाता है जिसके अंदर मटन, चिकन और एग्स वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा हमारा ग्रेन्स या लेंटिल्स वगैरह दालों का ग्रुप आ जाता है। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसी टाइप ऑफ डाइट है या एक ऐसा डाइटरी पैटर्न है कि जिसमें कोई चीज़ रिस्ट्रिक्ट नहीं होती, और यही इसका प्लस पॉइंट है। यही वजह है कि इसका कोई इतना ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि आपको तमाम फूड ग्रुप से एक जो
लिमिटेड प्रोपोर्शन है वो मिल रहा होता है, कोई चीज़ स्किप नहीं हो रही होती। तो इसीलिए इसकी वजह से ना कोई हार्मोनल इशू होता है, ना इसकी वजह से कोई साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है, ना इसका कोई हेल्थ पे एज सच कोई इतना बड़ा जो है वो कॉन्सिक्वेंस है वो आपको फेस करना पड़ सकता है। तो इसीलिए ईजी टू फॉलो है और ये हर कोई कर सकता है, हर एज ग्रुप का। आयशा मुझे ये भी बताइएगा कि अगर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर ही एग डाइट अपनी शामिल कर ले, लाइक वो 16 और 8 वाली विंडो को भी फॉलो करे, लेकिन जो स्लॉट उसका खाने वाला है उसमें सिर्फ अंडे ही खा रहा है, तो उसका बताएं कि ये कितना नुकसानदेह हो सकता है, क्या हेल्दी है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर एक और सब टाइप आ जाएगी, और इसका फिर जाहिर है वही बात आ जाएगी कि इसमें चूंकि वो एक चीज़ पे फोकस कर रहा है, प्रोटीन पे ही फोकस किया जा रहा है इंसान, तो वो प्रोटीन ज़्यादा लेने की वजह से और कार्ब्स या बाकी चीज़ें या फैट्स कम लेने की वजह से कहीं ना कहीं उसकी डाइट में वो जो बेसिक चीज़ है, बेसिक प्रोपोर्शन है, वो मिसिंग तो होगा। और जब वो मिसिंग होगा तो फिर उसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी फेस करने पड़ेंगे। अब जैसे हमारे यहाँ एक यूजुअल प्रैक्टिस है कि अगर आपने वेट लूज़ करना हो तो लोग सबसे पहले अपनी डाइट में से कार्ब्स को मिसिंग कर देते हैं। कार्ब्स क्या है? रोटी, चावल, ब्रेड, ये सब चीज़ें क्या है? कार्ब्स हैं। और ये इसको लोग यूजुअली समझते हैं कि ये फैटनिंग होते हैं, कि अगर आप ये लेते हैं तो इसकी वजह से आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम हेल्दी डाइट और फूड ग्रुप को देखते हैं तो उसके अंदर ये एक मेन कंपोनेंट, एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है आपकी डाइट का, जो आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब अगर आप कार्ब्स ही नहीं ले रहे, आप रोटी, चावल, और हमारे यहाँ जैसी हमारी प्रैक्टिस है, हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा जो एक मेजर मील है वो यही होता है, रोटी होती है, चावल होते हैं। अगर आप यही स्किप कर देते हैं और आप सिर्फ प्रोटीन डाइट पे चले गए, यानी आप एग डाइट ले रहे हैं, एग्स लिए जा रहे हैं, और उसके साथ आपका कार्ब्स का कंटेंट जो वो बहुत कम है या फिर है ही नहीं बिल्कुल, तो आपको एनर्जी कैसे मिलेगी? आपके मसल बिल्डअप तो हो जाएगा। प्रोटीन का काम होता है, अंडे या चिकन वगैरह जितनी भी होती हैं जो प्रोटीन रिच चीज़ें होती हैं, उनका काम होता है कि वो आपकी बॉडी में मसल बिल्डअप करता है। आपकी जो मसल्स के जो ब्रेकेज हुई होती है उसको रिकवर करने के लिए ज़रूरी तो होता है। लेकिन अगर आप एक्सेसिव प्रोटीन लेंगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे, फैट्स नहीं ले रहे, तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो फिर आपका एक रूटीन का कह लें कि आप बस डाइट पे ही रहेंगे, आप रूटीन के कामकाज भी नहीं कर सकेंगे, आपकी रूटीन बहुत हद तक इफ़ेक्ट होगी। आप ना आपके पास एनर्जी होगी, ना आपके पास कोई मोटिवेशन होगी, और फिर हाँ, इसकी वजह से साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी आएंगे, मूड स्विंग्स, ये सारी चीज़ें भी आपको फेस करना पड़ेंगी, और फिर इवेंचुअली आप जो है वो रूटीन के टास्क करने में भी मुश्किल फेस करेंगे। आयशा, इसमें मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि एक एक्ट्रेस है हमारी, उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो 7 डेज़ बिल्कुल एग डाइट पे रह के अपना वज़न इतना कम कर लिया, और मेरे से पहले या मेरे से बाद कोई उस डाइट को फॉलो नहीं कर सका। ठीक है, मैंने तो 7 डेज़ सिर्फ 3 दफ़ा मैं खाती थी या 2 दफ़ा मैं खाती थी, मतलब वो इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी थी, लेकिन जब मैं खाती थी तो सिर्फ एग्स खाती थी, और ये 7 डेज़ ही डाइट है, और ये 7 डेज़ ही मैंने की है। इस डाइट को क्या कहते हैं? मैं तो इस डाइट को बिल्कुल भी नहीं मानती, ये डाइट बिल्कुल फेक है, और मैं कभी किसी को ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये एक्ट्रेसेस या फिर मॉडल्स या जो भी आप देखते हैं ये सोशल मीडिया पे या इस तरह की जो डाइट्स वगैरह को देखते हैं, मैं कभी ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप उनको देखकर ये डाइट फॉलो करें। उसकी एक बड़ी वजह, जैसे मैंने पहले बताया, कि आप मेन सोर्स ऑफ एनर्जी को मिस आउट कर रहे हैं, और आपका फोकस क्या है कि आपने वेट लूज़ करना है। वेट लूज़ हो जाएगा, बेशक हो जाएगा, मैं ये नहीं कहती कि उनका वेट लूज़ नहीं हुआ होगा, बेशक हुआ होगा, लेकिन क्या है कि उस वेट लूज़ के साथ साथ उनको जो मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स फेस करना पड़े होंगे वो भी आपको नहीं बताएंगी, और आपको करने के बाद खुद पता चलेगा कि आपके साथ मज़ीद क्या हो रहा है। आपकी इंटरनली जो वीकनेसेस हैं वो जब निकल कर बाहर आएंगी तो आपको तब पता चलेगा। तो मैं तो इसको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी, एक ये बात। और सेकेंडली ये कि जब आप एक चीज़ को कंटिन्यूसली इतने लॉन्ग पीरियड के लिए फॉलो करते हैं जिसमें आपको क्लियरली चीज़ नज़र आ रही है कि एक मेन चीज़ मिसिंग है, तो फिर आप उस चीज़ का जो फ़ायदा होता है वो भी नहीं ले पाते। जैसे प्रोटीन एग डाइट आपने जैसे कहा, एग्स को मैंने अभी कहा कि ये प्रोटीन रिच हैं, ये आपके मसल मैस के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी आप जब प्रोटीन लेते हैं तो आपका मसल बिल्डअप होता है, बॉडी के अंदर जो है वो जो वीक होते हैं उनके लिए मसल मैस बहुत ज़रूरी होता है, तो उनका मसल मैस तो बिल्डअप होगा। लेकिन अगर आप एक्सेसिव लेंगे तो आपको उसका वो जो एक्चुअल बेनिफिट है वो भी नहीं मिलेगा। तो ये टोटली फेक है, और ये बिल्कुल भी हेल्दी डाइट नहीं है, मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी। और एक और मेन पॉइंट ये है
कि हर इंसान की बॉडी नीड्स और उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। अगर एक बंदा एग डाइट सिर्फ अपनी वेट को लूज़ कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डाइट आप पर भी काम करे। ये चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी होती है। तो हमेशा किसी प्रोफेशनल से हेल्प लें और वही आपको आपकी बॉडी की नीड्स, रिक्वायरमेंट्स और आपकी मेडिकल कंडीशंस के मुताबिक आपको डाइट प्लान एडवाइस कर सकता है। किसी के पीछे लग के किसी का डाइट प्लान बिल्कुल फॉलो ना करें। मुझे ये बताइएगा कि प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन क्या वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकती हैं? उनके लिए अगर हम इसको रिकमेंड ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसकी वजह ये है कि एक तो उनको थ्रू आउट द डे जो है वो शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेना ज़रूरी होते हैं। उनकी कंडीशन इस तरह की होती है कि अगर वो बहुत देर तक भूखा रहेंगी तो ना सिर्फ उनकी अपनी हेल्थ इफ़ेक्ट होगी बल्कि उनके साथ जो है वो एक और लाइफ भी होती है, तो वो भी इफ़ेक्ट हो सकती है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप उनको जो है वो ये सजेस्ट ना करें हम उनको, और उनको यही कहें कि आप जो है वो शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट मील्स लें, उसमें हेल्दी ऑप्शन ज़्यादा लें, जैसे फ्रूट्स का इंटेक लाजमी रखें, वेजिटेबल्स का इंटेक लाजमी रखें, और इसके अलावा जो लीन मीट है यानी फ़ैट के बगैर जो मीट है जैसे चिकन है, मटन है, जिसमें ज़्यादा फ़ैट ना हो, वो वाली चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो अभी उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो उससे परहेज़ ही रखें। बिल्कुल ठीक है। आयशा, मुझे आप ये भी बताइएगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर कोई शुरू करना चाहे तो उसे कौन सी हेल्दी टिप्स पहले अपने माइंड में रखनी चाहिए और फिर वो इस फास्टिंग की तरफ आए? सबसे पहली बात तो ये कि इंटरमिटेंट फास्टिंग परमानेंट सोल्यूशन नहीं है वेट लॉस का या फिर किसी और भी प्रॉब्लम का। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, इवन आपको स्टमक इश्यूज़ हैं या फिर आपको कोई और ऐसे इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसको आप ट्रीट करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, तो ये जहन में रखिए कि अगर आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग से ये इशू विदिन 1 मंथ और 2 मंथ्स मैक्सिमम अगर हल्का फुल्का रिजॉल्व हो जाता है तो इसका मतलब है कि आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, आपको मेडिकल हेल्प लेना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम वेट लॉस की बात करते हैं, जो इसका एक और पर्पस है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, तो वेट लॉस वाले लोगों को भी इसको परमानेंटली अपना सोल्यूशन नहीं बनाना चाहिए। ये नहीं कि जब उनको लगा कि उनका वेट ज़्यादा है और वो इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर दें और वो उसके ऊपर जो है वो रूटीन पर आ जाएँ, फास्टिंग मोड पर आ जाएँ, तो ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और थर्ड और मेन पॉइंट, हर इंसान पर इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क भी नहीं करती। अच्छा, तो किन लोगों पे काम नहीं करती है? ये जब आप फॉलो करते हैं तब आपको पता चलता है, क्योंकि हर बॉडी की नीड्स, हर बॉडी की रिक्वायरमेंट्स और उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है मुख्तलिफ डाइट्स के साथ। तो ये मत सोचें कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दी है तो आपका 100% वेट भी लूज़ होगा और मेडिकल कंडीशंस भी ट्रीट होंगी। इट डिपेंड्स कि आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। अगर तो ये रिस्पॉन्स आपको पॉजिटिव वे में मिल गया और आपको अपना फ़ायदा नज़र आ गया कि हाँ आप चल सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई इशू है या आपको कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई और वे आउट लिखना पड़ेगा, आप इस वे के साथ जो है वो नहीं चल सकते। क्योंकि यही वजह है कि मैं अभी आपको इस चीज़ पे मैंने कहा कि हर इंसान पर डिफरेंट डाइट वर्क करती है, हर इंसान पर एक डाइट वर्क नहीं कर सकती। अगर एक बंदे पे एक डाइट वर्क कर गई है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो आप पे भी करेगी। बिल्कुल। इसी तरह यही रूल जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग पे भी ये चलता है कि जब आप इसको स्टार्ट करते हैं, इवन रेगुलर डाइट में भी जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं, वेट लॉस की डाइट सजेस्ट करते हैं, तो हम उनको भी यही कहते हैं कि ये कंफर्म नहीं है, ये 100% श्योरिटी नहीं है कि अगर आप ये डाइट फॉलो करेंगे तो आपका वेट लूज़ होगा ही। क्योंकि आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, इंटरनली उसका क्या बिहेवियर है, ये हम भी नहीं जानते, ये कोई भी नहीं जानता। तो ये जब आप कोई चीज़ उस पर अप्लाई करते हैं तभी आपको इस चीज़ का आइडिया होता है कि ये किस वे में इस बॉडी को लेके चलना है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और किस तरह से इसका प्लान देना है। तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वर्क कर जाती हैं ये चीज़ें, मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग भी अगर वो फॉलो कर रहे हैं और उससे उनका वेट भी लूज़ हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात लोग कंपैरिजन में आ जाते हैं कि अगर मेरे दोस्त ने किया था तो उसका विदिन 1 मंथ 5 kgs वेट लूज़ हो गया, लेकिन मेरा 2 kgs हुआ, तो इसकी वजह से भी लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं और लोग ये समझते हैं कि शायद ये चीज़ सही नहीं है या वो सही फॉलो नहीं कर रहे। ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि हर इंसान ने डिफरेंट वे में चलना है, उसको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू देयर ओन बॉडी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। तो फास्टिंग के दौरान जो खुद से ही सप्लीमेंट्स, विटामिन्स या इस तरह की चीज़ें लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगी?
सप्लीमेंट्स और विटामिन्स हमेशा हमेशा तब लेने चाहिए जब आपको कंफर्म हो कि आपको किसी विटामिन्स की या किसी मिनरल की डेफिशिएंसी है। अगर आपको ये चीज़ कंफर्म नहीं है और आप जस्ट फॉर योर ओन सेटिस्फेक्शन के आपको लग रहा है कि आपके अंदर कोई वीकनेस हो रही है या आपको ऐसे ही लग रहा है कि मुझे ले लेने चाहिए क्योंकि बस सब ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूँ, तो इस तरह के अगर सिनेरियो में आप ले रहे होंगे सप्लीमेंट्स और विटामिन्स इवन रेगुलर डाइट में भी, तो ये रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि सप्लीमेंट्स की ओवरडोज जो है वो भी बहुत ख़तरनाक होती है, वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो ये मत समझें कि अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो वो आपके लिए हमेशा फ़ायदा ही देंगे। बाज़ औक़ात उन्हीं सप्लीमेंट्स की वजह से किडनी के इश्यूज़ हो जाते हैं या फिर आपको स्टमक इश्यूज़ हो जाते हैं, ओवरडोज़ की वजह से भी काफ़ी इश्यूज़ हो जाते हैं। तो हमेशा मेडिकल प्रोफेशनल के से पहले गाइडलाइन लें, अपने टेस्ट करवाएं, लेबॉर्ट्रीज़ करवाएं, उसके बाद फिर आप जो है वो कोई भी सप्लीमेंट शुरू करें। खुद से कभी भी सप्लीमेंट स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ये तो प्रैक्टिस नहीं है हमारे यहाँ, वो तो खुद से ही 25-30 के बाद तो मस्ट हो जाता है। हम सोशल मीडिया या इधर उधर से सुन के ही लेना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं भाई अब तो बस 25-30 क्रॉस हो गया, अब तो ये हम पे लाजिम हो गया कि हमने विटामिन भी लेना है और हमने सप्लीमेंट्स कोई ना कोई कैल्शियम या इस तरह की चीज़ लेनी है। एग्जैक्टली ऐसी है और ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। हाँ मतलब विटामिन डी के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि विटामिन डी का सप्लीमेंट जो है वो यूजुअली तमाम जो हमारी एडल्ट्स हैं, स्पेशली जो 30 अबव एडल्ट्स होते हैं, उनको तकरीबन 2 दफ़ा जो है वो अपनी विटामिन डी के टेस्ट जो है वो लाजमी करवा लेने चाहिए साल में 2 दफ़ा, क्योंकि ये हमेशा ही कम आते हैं। क्योंकि हमारी यूजुअली जिस तरह की जो एनवायरनमेंट है और हम लोग जिस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसमें यूजुअली विटामिन डी लेवल्स जो हैं वो लोगों के कम ही होते हैं। तो ये फिर भी हम रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन बाकी सप्लीमेंट्स कभी भी ख़ुद से शुरू नहीं करने चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है, लोग समझते हैं कि सप्लीमेंट्स जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम खुद से जब मर्ज़ी खा सकते हैं। ये दवाई की तरह नहीं है, यानी मेडिसिन जो है वो डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे तो तभी खाएंगे, लेकिन सप्लीमेंट तो हमें किसी सोशल मीडिया पे किसी ने रिकमेंड कर दिया तो हमने वो भी खाना शुरू कर देने, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं होता, उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उनकी ओवरडोज से आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को जो है वो ज़रूर कंसीडर करें कि अपनी पहले टेस्ट करवाएं। अगर आपको फ़ील हो रहा है, इवन आपको ऐसे फ़ील हो रहा है कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, आपको बोन्स में पेन फ़ील हो रही है, आपको अपने मसल्स में पेन फ़ील हो रही है, या आपको चलने फिरने में दुश्वारी हो रही है, कोई भी ऐसा इशू हो रहा है, तो पहले अपने टेस्ट करवाएं। उसकी एक वजह यह है कि आपको बेशक श्योरिटी है कि आपको लग रहा है कि आपकी सिम्टम्स ये बता रही हैं कि आपको विटामिन डी या कैल्शियम की कमी है, लेकिन कितनी कमी है और आपको उसके सप्लीमेंट कितने लेने हैं ये तो आपको नहीं पता होगा। बिल्कुल। तो ये जब तक आप टेस्ट नहीं करवाएंगे तब तक आपको उसकी डोजेज के बारे में नहीं पता चलेगा। तो टेस्ट करवाए बगैर, कंफर्मेशन के बगैर कोई सप्लीमेंट, कोई विटामिन स्टार्ट ना करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस फास्टिंग के दौरान अगर आपको बहुत वीकनेस फील हो रही हो तो फिर क्या, कैसे हैंडल करें उस चीज़ को? फास्टिंग के दौरान अब ये तो वो चीज़ नहीं है कि अगर आपको कोई वीकनेस फ़ील हो रही है या आपको लग रहा है कि आप इस चीज़ को मज़ीद आगे बेयर नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ ले सकते हैं। उसमें जो आपके एनर्जी बूस्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो आपके क्विक एनर्जी बूस्टर्स होते हैं। अच्छा, वो ले सकते हैं। 5 मेजर एनर्जी बूस्टर्स क्या हैं वो बता दें, सजेस्ट कर दें। उसमें डेट्स आ जाती हैं, आप 1 to 2 डेट्स ले सकते हैं। क्विक एनर्जी बूस्टर्स हैं, आपको एकदम जो है वो बूस्ट मिलेगा एनर्जी का, और आप जो है वो, जैसे इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो एनर्जी डाउन होने का मतलब यही होता है कि आपके ग्लूकोज लेवल जो है वो डाउन हो रहे हैं। तो जब आप डेट्स लेते हैं तो उससे आपके ग्लूकोज लेवल जो हैं वो हाई होते हैं और आपको सडन एनर्जी जो है मिलती है। इसके अलावा आप नट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स में अगर आपको जो है वो जितने हाई फ्रुक्टोज फ्रूट्स हैं, जैसे बनाना है, मैंगो है, एप्पल है, ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं अगर आपको फ़ौरी तौर पे, तो आप वो ले सकते हैं। ये आपके लिए जो है वो क्विक एनर्जी बूस्टर्स होंगे। इसके अलावा आप जो है वो, आपके पास अगर कोई स्नैक्स में जैसे कोई ग्रेनुला बार्स वगैरह अगर मौजूद हैं तो वो आप ले सकते हैं, वो आपको क्विक एनर्जी देंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको, अगर आपको फ़ील हो रहा है इवन इन रेगुलर लाइफ, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी शुगर लेवल्स डाउन हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब आप जो है वो मज़ीद आगे नहीं चल सकते, तो आप ये अपने साथ जो है वो रखा करें चीज़ें। ये एक तो हेल्दी हैं, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, स्वीट्स, कैंडीज़ के अगर हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उनकी निस्बत ये चीज़ें ज़्यादा
हेल्दी भी हैं और ये आपको क्विक एनर्जी भी देते हैं। तो ये चीज़ें अपने साथ रखा करें ताकि अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो रहे हैं तो आप फौरी तौर पे ये ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आयशा, मुझे ये बताएं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मिथ्स क्या क्या बनी हुई हैं? नंबर वन मिथ तो यही है कि लोग फास्टिंग का नाम सुन के यही समझते हैं कि सबसे पहले तो हम बेहोश हो जाएंगे। हमारी जब इतनी टाइम के जो है वो मील्स नहीं होंगे तो हमें खाना पीना नहीं मिलेगा, इसकी वजह से हमें जो है वो लाजमन हमारी एनर्जी जो है वो डिप्राइव होगी। तो ये सबसे बड़ी मिथ है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। अगर आपने जो आपकी विंडो है जिसमें आपने खाना खाना है उसके अंदर अगर आपकी जो मील्स हैं वो हेल्दी हैं, प्रॉपर हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसमें क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, वो चीज़ें अगर आपने ऐड की हुई हैं और आप उसको हेल्दी वे में लेके चल रहे हैं तो इसमें कोई किसी किस्म की एनर्जी जो है वो डिप्राइव नहीं होगी, कम नहीं होगी। सेकेंडली कुछ लोग यही कहते हैं कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो लॉन्ग टर्म आप इसको वैसे यूज़ कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो इसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि अगर आप बहुत देर तक स्टमक को एम्प्टी रखते हैं तो उसकी वजह से आपको जो है वो इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है कि जिससे आपकी स्टमक की हीलिंग होती है। आपके स्टमक से जो मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव होते हैं। फिर इसके अलावा जो आपकी टाइम स्लॉट होती है, फास्टिंग मोड वाली जो टाइम स्लॉट होती है जिसमें आपने फास्टिंग करनी होती है, इसमें आपको जो ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड होता है वो एनर्जी दे रहा होता है। तो इसीलिए एनर्जी लॉस का या एनर्जी कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो आपको जो आपने खाना खाया होगा वहाँ से आपको एनर्जी मिल सकती है। तो ये कुछ मिथ्स हैं 2-3। और बाकी यही है कि लोग इसको जो है वो फॉलो तो कर रहे हैं, कॉमनली लोग बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, लेकिन लोगों को यही थोड़ा सा ये होता है कि अगर हम लोग इतनी देर कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप कर सकते हैं सर्वाइव और आप इसको इजीली फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अगर एक इंसान ने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी हो तो क्या उसे पहले दिन से ही 16 और 8 की विंडो रखनी चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता उसको इस मेजर चेंज पे आना चाहिए? रिकमेंडेड तो यही है कि आप उसको आहिस्ता आहिस्ता आप उसको 16 और 8 के बजाय जो है आप उसकी विंडो को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। लेकिन 16 और 8 की विंडो जो है वो यूजुअल प्रैक्टिस में आसानी से फॉलो हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ जब रमज़ान आता है तो रोज़ों में भी इसी तरह की प्रैक्टिस होती है कि 12 आवर्स की तो हमारी अमूमी तौर पे हो ही जाती है प्रैक्टिस। तो 16 आवर्स की जो है वो एक नॉर्मल चीज़ है जो ये ईज़िली फॉलो हो जाती है। तो अगर आप सडन भी इसको करते हैं, 16 और 8 की विंडो को फॉलो करते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा, आप कर सकते हैं उसको। बिल्कुल ठीक है। आयशा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करने लगी हूँ कि आप मुझे बताएं कि सबसे आइडियल टाइम स्लॉट क्या होगा। लाइक रात में आप इतने बजे के बाद कुछ मत खाएं और सुबह में इस टाइम स्लॉट में आप खाना स्टार्ट करें और ये इंटरवल्स होंगे, ये आप बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट सजेस्ट करें। अच्छा, टाइम स्लॉट अगर हम देखते हैं तो 16 और 8 की विंडो में अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर हम ऐसे देख सकते हैं कि सुबह आप 11-12 बजे जो है अपना पहला मील ले लें और उसके 4 घंटे के बाद आप दूसरा मील ले लें और ये तकरीबन आपका 8-9 बजे तक जो है वो वाइंड अप हो जाएगा सारे मील्स, और उसके बाद जितना भी बाकी का टाइम होगा वो आपकी फास्टिंग मोड में चला जाएगा। तो ये आपको ईजी टू फॉलो इस तरह भी होगा कि वो ज़ाहिर है वो टाइम रात का होगा, स्लीप टाइम होगा, तो उसके अंदर आपको इस तरह से खाने पीने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। तो ये एक आइडियल टाइम है कि जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। इसी टाइम को अगर आप थोड़ा पीछे भी लेके जाना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं कि अगर आपने जैसे 12 बजे का पहला मील था तो आप उसको 10 बजे का भी कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप आगे का टाइम देखते हैं तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो 2-3 घंटे पीछे चला जाएगा। तो वो 8 घंटे की जो है वो आपकी टाइम स्लॉट जो है वो मॉर्निंग के अंदर कवर हो जाएगी, और बाकी जो इवनिंग और रात का टाइम है वो आपका फास्टिंग मोड में चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आयशा, एक चीज़ और बताइएगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को कैंसर प्रिवेंशन फास्टिंग भी कहा जाता है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? इसमें ये होता है कि जो अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म के कोई ट्यूमर सेल्स की प्रोडक्शन हो रही हो, इन केस कोई किसी भी रीज़न की वजह से अगर कोई ऐसा चांस हो तो उसको प्रिवेंट करने में ये हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसकी वजह से जो आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिन्स होते हैं वो ऑलरेडी रिमूव हो रहे होते हैं, और अगर कोई ट्यूमर की प्रोडक्शन हो रही हो या उसके कोई ऐसी चांसेस हों कि उसके अंदर अगर थोड़ा बहुत भी कोई ऐसा स्टार्टअप हो तो उसको वो वहीं पे जो है वो ख़त्म कर देता है, और मज़ीद फर्दर जो है वो ट्यूमर की प्रोडक्शन को भी आने में रोकता है और उसको उस चीज़ से जो है वो
प्रिवेंट करता है। तो ऐसा होता क्यों है एक्चुअली? सिर्फ फास्टिंग की वजह से? फास्टिंग की वजह से ही होता है क्योंकि जब आप एक अपनी हेल्दी और क्लीन ईटिंग कर रहे होते हैं और इसके अलावा आप जो है वो अपनी जो बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं उनको ब्रेक दे रहे होते हैं और उसकी वजह से जो उनकी हीलिंग का जो टाइम है उसको ज़्यादा जो है वो बढ़ा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो ये काफ़ी हद तक इस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फ्लेमेशंस होती हैं, जैसे इंटरनली अगर किसी ऑर्गन पे या फिर किसी बॉडी पार्ट में जो है वो किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, बैक्टीरिया की कोई प्रोडक्शन होती है किसी भी किस्म की, तो उसको भी ये प्रिवेंट करता है। एक तो क्लीन ईटिंग की वजह से और दूसरा हीलिंग टाइम की वजह से। बिल्कुल ठीक है। आयशा, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग का हमारी नींद पर कोई असर आता है? बिल्कुल आता है, हमारी नींद पे बहुत असर आता है। एक तो ये कि जब आपको पता होगा कि आपने इतने टाइम से इतने टाइम तक खाना खाना है और उसके बाद आपका खाने की जो है वो टाइमिंग ख़त्म हो गई है, तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो एक अपनी नींद के जो पैटर्न्स हैं उनको भी उसके हिसाब से मैनेज करेंगे। सेकेंडली, जब आप क्लीन ईटिंग कर रहे होते हैं और उसके अंदर जो आपके जितने भी फूड ग्रुप्स होते हैं स्पेशली उसमें दूध, अंडा या जितनी भी चीज़ें हैं वो सब शामिल होती हैं, तो ऑटोमेटिकली उनमें से जो उनके जो बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं जिन्होंने इन फूड आइटम्स को जो है वो डाइजेस्ट करना होता है, उनकी प्रोडक्शन में भी इजाफा हो जाता है। और इससे क्या होता है कि एक तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप होता है और उसके साथ साथ जो आपकी वो एंजाइम, वो हार्मोन्स जो आपकी स्लीप के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी प्रोडक्शन में भी इजाफा हो जाता है। और फिर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपकी एक नींद जो है वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी टाइमिंग्स जो है वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाती हैं, आप एक पीसफुल नींद जो है वो ले सकते हैं। तो जैसे अगर हम लोग नॉर्मल फास्टिंग की बात करते हैं उसमें भी यही सिनेरियो होता है, और इसके अलावा अगर हम इस इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको जो है वो इससे स्लीप पैटर्न्स पे भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। मतलब आप ये बता रही हैं कि ओवरऑल इंटरमिटेंट फास्टिंग एक अच्छी एक्टिविटी है, एक अच्छी प्रैक्टिस है। बिल्कुल, एक अच्छी एक्टिविटी और अच्छी प्रैक्टिस इसीलिए है क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत रेयर हैं, बहुत ज़्यादा रेयर हैं। बात यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि हर चीज़ को अगर आप एक्सेसिवली यूज़ करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट तो होगा। अगर आप फूड, जैसे हम लोगों को जो ओवरवेट होने की शिकायत होती है, वज़न बढ़ रहा है, तो उसकी शिकायत क्यों होती है? इसीलिए होती है क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उससे बढ़कर हम खाना ले रहे होते हैं, फूड ले रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर इसी तरह हम लोग इवन हम हेल्दी फूड्स जितने भी हैं, जैसे हम फ्रूट्स को कहते हैं कि ये बहुत हेल्दी हैं, फ्रूट्स को भी एक सर्टेन लिमिट से ऊपर जाकर जब कंज्यूम करेंगे तो वो आपको नुकसान देना स्टार्ट कर देंगे। अब नुकसान में ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कोई मेडिकली नुकसान पहुंचाएं। नुकसान में ये भी हो सकता है कि अगर आप एक दिन में बैठे हुए 1 दर्जन केले खा रहे हैं या 4-4, 5-5 आम खा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वेट गेन होगा। आपका वेट गेन होगा, ओवरवेट होंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो हर चीज़ को एक्सेसिव वे में यूज़ करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसी डाइटरी पैटर्न है कि जिसको अगर आप थोड़ा जो है 1 मंथ के टेन्योर में, जैसे मैंने बताया कि 1 मंथ 2 मंथ्स तक अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो इसके बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसकी वजह यही है कि इसमें आप सारे फूड ग्रुप्स ले रहे हैं, हर चीज़ खा रहे हैं, हेल्दी वे में खाना पीना ले रहे हैं, लेकिन भूख रख के खा रहे हैं। लेकिन भूख रख के खा रहे हैं, जो कि हमारा अगर दीन का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो हमारे दीन में भी ये चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन है कि हमेशा भूख रख के खाना खाना चाहिए। और ये जो रमज़ान का महीना है ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें इसीलिए तोहफ़तन दिया गया है कि जो पूरा साल हम बदपरहेज़ियाँ करते हैं और जब उल्टे सीधे खाने हैं, डाइटरी पैटर्न्स के साथ साथ लाइफस्टाइल पैटर्न्स हमारे इतने डिस्टर्ब्ड हुए होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए ये कुदरत की तरफ से एक तोहफ़ा है कि आप अगर और कुछ भी नहीं कर रहे, ये 1 महीना भी अगर आप फास्टिंग मोड में होते हैं तो आपके पूरे साल के जितने भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी में जो पैदा हो जाते हैं या कोई भी और इश्यूज़ होते हैं वो ऑटोमेटिकली साथ के साथ रिजॉल्व हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के दौरान हम जितना भी वेट लूज़ करते हैं, जैसे ही हम वो छोड़ते हैं तो क्या वो वेट दोबारा से हम गेन कर लेते हैं? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यूजुअली होता ये है कि जो हम लोग बाकी किस्म की डाइट्स फॉलो करते हैं, जिनको मैं क्रैश डाइट ही कहूँगी, क्योंकि उसमें आप एक तरह से यही कर रहे होते हैं कि आपने बिल्कुल या तो किसी चीज़ को टोटली स्किप कर देना होता है या फिर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादती कर देनी होती है, तो वो क्रैश डाइट ही होती है एक तरह से। तो उन डाइट्स के अंदर यूजुअली ये चीज़ ज़्यादा जो है वो प्रेवलेंट होती है कि अगर आप उसको एकदम छोड़ने के बाद जो है वो दोबारा
दोबारा नॉर्मल डाइट पर आते हैं, रूटीन की डाइट पर आते हैं, तो आपका वेट बहुत जल्दी से इंक्रीज़ करता है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट है कि अगर आप इसको छोड़कर रूटीन पे नॉर्मल डाइट पे भी आते हैं, और नॉर्मल डाइट में मतलब भी ये है कि अगर आप रूटीन में 3 मील्स ले रहे हैं और उसमें हेल्दी वे में ही लेके चल रहे हैं, ये नहीं कि कल आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग ख़त्म हुई और आज आपने पिज़्ज़ा, बर्गर या जितनी भी जंक फूड हैं वो आपने खाना स्टार्ट कर दी। अगर आपकी कल इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो है वो ब्रेक ख़त्म हुई, स्लॉट ख़त्म हुई है और आपने आज से ब्रेक स्टार्ट करनी है, तो आप उसमें हेल्दी वे में अगर आप लेके चलते हैं और लिमिटेड क्वांटिटी में फूड आइटम्स ले रहे हैं, तो इसके अंदर बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका वेट जो है वो उतनी स्पीड के साथ वापस जो है वो गेन हो। तो ये एक हद तक जो है वो इस लिहाज से भी काफ़ी सेफ़ वे है कि आप इसको जो है वो फॉलो कर सकते हैं, और इसकी वजह से जो है वो आप अपने वेट को ईजिली मेंटेन भी कर सकते हैं। इसमें आपको ये ख़तरा नहीं होगा कि आपने ये छोड़ा और उसके फ़ौरन बाद आपका वेट जो है वो गेन हो गया। आई होप कि आपको इस पॉडकास्ट से काफ़ी मदद मिली होगी। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद मोतबर डॉक्टर्स के साथ आपके लिए हेल्थ पर कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें।